हेलो, जय भीम साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देख रहे हैं साथियों बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, आज हमारे बीच में बहुत ही महान हस्ती OBC महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह बघेल से चर्चा है और ये चर्चा भी साथियों इस बयान पर है जो राहुल गांधी जी ने, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने संसद के पटल पर ये जातिगत जनगणना का एक मुद्दा जो उठाया है, वो मुद्दा इसलिए उठाया है कि ये जो हमारा जो दिल्ली प्रदेश का बजट इन्होंने सरकार ने जो बजट दिया है, वो बजट किस आधार पर दिया है। जब तक साथियों जनगणना ही नहीं हुई तो बजट किस आधार पर देंगे। तो आइए इसी मुद्दे पर हम डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी से अपना वो करते हैं। डॉक्टर साहब जय भीम। डॉक्टर साहब, क्या राय है आपकी इस पर, जातिगत जनगणना के उस पर? ये विपक्ष के हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने इतना वो पूछा कि जब तक जनगणना नहीं हुई तो ये कैसे, मतलब किस हिसाब से ये दिल्ली प्रदेश का बजट ये कैसे वो कर सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके जो दर्शक हैं सभी को जय भीम बोलना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे निडर और निर्भीक पत्रकारों को, कि जो आप सभी लोग अगर मीडिया के माध्यम से इस बात को आपने अगर पकड़ा है, तो मैं कहता हूं कि आप को मैं स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो OBC का जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। और लगातार मैं कह रहा हूँ, लगातार हम लोग OBC महासभा के नेतृत्व में ग्वालियर में अभी जो हमारे मध्य प्रदेश की बात बताता हूँ, मध्य प्रदेश में देश आज़ाद हुआ है जब से आज तक OBC का 14% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, 13% रिजर्वेशन होल्ड पे है और उसकी पिटीशन अभी माननीय एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा, एडवोकेट वरुण ठाकुर जी के द्वारा अभी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है और उसका फैसला भी आ गया है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर दे दिया कि मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो दे सकती है 14% रिजर्वेशन, दे सकती है। कांग्रेस ने भी नहीं दिया उस टाइम पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो दे ही नहीं रही है। पहले से लगातार कांग्रेस शासन में रही, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया आप सभी लोगों ने देखा। किसी भी प्रकार से कोई भी रिजर्वेशन 27% देने का विचार किसी भी ने नहीं किया, लेकिन जब से आप लोग, हम लोग, सब लोग इसको आवाज़ उठाई है, जब से OBC का मुद्दा सभी के कानों में गया। ये OBC महासभा की देन है। राहुल गांधी जी को 3 बार 4 बार हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबरों ने OBC के मुद्दे को, OBC की जनगणना के लिए बोला है। ये हमारा OBC महासभा का लेटर है और इसमें सबसे पहले हमने जो कहा है ना कि OBC की जातिगत जनगणना कराई जाए। ये हमारा पहला ही मुद्दा है। ये देखिए, ये इसको मैं दिखा देता हूँ, ये है हमारा, इसको दिखा दीजिए अपने दर्शकों को। और इसमें पहला मुद्दा है, पहला ही मैंने मांग रखी है कि देश में OBC की जातिगत जनगणना कराई जाए। अब बात आती है कि बगैर जनगणना के हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे लोग। डॉक्टर साहब, जनता नहीं समझ पा रही ना, जनगणना का जो क्या जनसंख्या का जो हिसाब किताब है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा प्रॉपर। जनता कैसे समझेगी इसको? देखो, मैं आपको बता दूं कि भारत को, ये दुर्भाग्य है भारत का कि शासन ऐसे लोगों के हाथ में रहा है कि जो संविधान को पूर्ण तरीके से उन्होंने लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। इसका मुख्य कारण है कि अब मैं बात करता हूं धर्म की, कि हर 2 महीने में, 1 महीने में कोई न कोई ऐसा इनके बीच में ऐसा कोई त्यौहार आ जाता है। दिवाली गई, होली आ गई, होली गई, रक्षाबंधन आ गया, बीच में पता नहीं कौन कौन से त्यौहार आ गए। लोग, जनता हमारी उसमें भ्रमित रहती है। नवरात्रे आ गए, कुंभ आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। वहाँ पर इन चीज़ों से क्या हमारे जो देश की जो जनता है, 85% जो बहुजन समाज है, वो भ्रमित हो जाता है।
तो जब भ्रमित हो जाएगा तो उसको असली मुद्दे की पता नहीं चलती है, ना वो अपने महापुरुषों को पढ़ता है। अब जैसे आपने कहा कि जनता नहीं मान रही, जनता को हकीकत बात है, जनता को इस चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है जनता को जानकारी नहीं है, समझ नहीं पा रही है, इसीलिए जनता भ्रमित रहती है, वो जनगणना मतलब ही नहीं समझ पाती। देखिए मैं आपको बता दूं, जनता भ्रमित है, लेकिन हम लोगों का काम, ये संगठनों का काम है। आप सभी लोग अभी मिल करके हम लोग पूरे देश में ये बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, उससे पहले और लोगों ने क्यों नहीं उठाई आवाज़? लेकिन राहुल गांधी जी अपने कांग्रेस के जो लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आवाज़ अब उठा रहे हैं। ये बात सही है कि जब बंटवारा होता है बजट का तो वहाँ ओबीसी का कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, वहाँ पर ओबीसी का कोई व्यक्ति नहीं होता है कि उसको एससी का कोई व्यक्ति नहीं होता, ओबीसी का कोई व्यक्ति नहीं होता, मुस्लिम कोई व्यक्ति नहीं होता। सिर्फ वो 2-3 बिरादरी के लोग हैं, वही लोग बंटवारा करते हैं, जिनका कोई हिस्सेदारी उनकी कुछ नहीं है, उनकी ज़्यादा है, जिनकी कोई हिस्सेदारी नहीं देश में उनकी ज़्यादा है। और जो ओबीसी का, एससी का, माइनॉरिटी का और एसटी का, एससी का, ये सारे लोग मिला करके जो 85% बनते हैं, उनका जो हिस्सा है उनको तो मिलता ही नहीं है। जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। सीधी कहने को डॉक्टर साहब कहते हैं 131 सांसद एससी एसटी के संसद में बैठते हैं, वो क्या, वो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कुछ कि मैं किस तरफ जा रहा है? देखो मैं कई एक बार बोल चुका हूँ, कांग्रेस हो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये मैं कहूँगा थोड़ी अटपटा लैंग्वेज हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे घर में कोई पालतू कुत्ता होता है ना, पालतू कुत्ते के गले में एक पट्टा पड़ा होता है और कुत्ता बड़ा वफादार हो जाता है वो, क्योंकि वो टुकड़ों पे पलता है, उनके पे टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता इतना वफादार हो जाता है कि मालिक के प्रति वो अपनी जान भी दे सकता है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल मैंने सेट किया है, ये सांसदों का भी सिर्फ वही हाल है। ये पार्टियों के गुलाम हैं, ये पार्टियों के गुलाम हैं, पार्टी जैसे उनको बोलती है वैसे ही काम करते हैं। अब वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, ये सिर्फ गुलामी का काम करते हैं, बोलते नहीं कुछ भी। गुलाम है तो गुलामी का काम है गुलामी करना, तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। जनता का काम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, संविधान में अधिकार दिया है कि अगर तुम्हारी बात को कोई नेता नहीं सुनता, आपकी बात को कोई अधिकारी नहीं सुनता, तो आपके पास पावर है। आर्टिकल 19 आपको कहता है कि आप रोड पे खड़े होकर के संवैधानिक तरीके से आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो बाबा साहब के संविधान से बड़े नहीं है ये लीडर। ये एक देखो, बाबा साहब की बात बता दूं, जब बाबा साहब चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस ने उनको भी हराया था ना, और जो जीता था कांग्रेस का व्यक्ति, वो बाबा साहब के पास जाकर के हंस रहा था। बाबा साहब ने कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? बोले कि मैं चुनाव जीत गया हूँ। बोले कि आप चुनाव जीते हैं, आपको मैंने जो व्यवस्था बनाई है उसी में चुनाव जीते हैं आप, लेकिन आप मालिक नहीं हैं। हमने आपको मालिक बनाने के लिए रिजर्वेशन दिया है, न कि गुलाम बनाने के लिए। कांसीराम साहब ने भी यही बात कही है कि हमने ना बिकने वाला समाज बनाया, लेकिन हमारा समाज बिकने वाला बन गया। तो ये सारी व्यवस्था है। और जातिगत जनगणना, हमें बिल्कुल पता है कि जातिगत जनगणना के लिए पूरे देश में आवाज़ उठ रही है। कांग्रेस की मजबूरी है कि जातिगत जनगणना ये जरूरी है, कांग्रेस मजबूरी में आवाज़ उठा रही है। आपको एक बात बता दूं, मैं कांग्रेस का पक्षधर तो नहीं हूँ, कांग्रेस के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जहाँ टिकट बंटवारा होता है तो वही कांग्रेस टिकट जाति के आधार पर क्यों नहीं बांटती है? वही कांग्रेस है ना राहुल गांधी जी की। कांग्रेस टिकट जाति को देख करके क्यों नहीं देती है? फिर वहाँ दे देती है मात्र 10 या 15-20% लोगों को टिकट मिल पाता है। जब तक डॉक्टर साहब जनगणना नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा कितना % टिकट किसके पास? भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, मैं 100% ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब तक जनगणना नहीं कराएगी तब तक सबका साथ सबका विकास हो ही नहीं सकता। ये जुमला है, बिल्कुल जुमला, ये जुमला है, 100% जुमला है। क्योंकि कौन, कैसे गिनोगे आप? बहुत सारी जातियां आज भी ऐसी हैं जो राजनीति से कोसों दूर हैं। उनको आप कैसे, आपका क्या पैमाना है? आप कैसे लेकर के आएंगे उनको? आपके पास कोई पैमाना नहीं है। सिर्फ आप ये मतलब लोगों को जुमला दिखा करके, लोगों को ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन दे करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बाकी का आप सबका साथ सबका विकास बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये तो देश हमारा डॉक्टर साहब, मतलब जितनी हमारी SC ST OBC लोग हैं जो देश के मूल निवासी हैं, तो उन लोगों तक तो कभी संविधान हमारा पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये नेता लोग तो पहुंचने नहीं देंगे वहाँ पे। देखिए मैं आपको बार बार यही कहता रहा हूँ, कैसे जागरूकता आएगी उनके अंदर? मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि जागरूकता का काम आज से नहीं चल रहा है। तथागत गौतम बुद्ध से 2500 वर्ष पहले जागरूकता का काम शुरू हुआ है।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक लास्ट हमारे जागृत जो समाज को जगाने वाले महामानव हमारे कांसीराम साहब रहे। उससे पहले कितने लोग आए जो समाज को जगाने के लिए, लेकिन समाज समय समय पर जाग रहा है। जैसे तथागत गौतम बुद्ध आए, उसके बाद हमारे संत रविदास आए, कबीर साहब आए, बिरसा मुंडा साहू जी महाराज आए, पेरियार रामास्वामी आए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, कर्पूरी ठाकुर आए, ललित सिंह यादव आए और महात्मा ज्योतिबा फुले आए। कितने महापुरुष आए। सभी महापुरुषों ने किया क्या? समाज को जगाने का ही तो काम किया। लेकिन समाज गलत दिशा में, ये एक्चुअली क्या है कि हजारों वर्ष पुरानी इनकी प्रथा इनके दिमाग में भरी हुई है। उस व्यवस्था को ये लोग निकाल नहीं पा रहे, इनको डरे हुए लोग हैं। इनको डर लगता है। ये कहते हैं कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमारे घर में नुकसान हो जाएगा, हमारे घर में नुकसान हो जाएगा। तो जो व्यक्ति हमारे लोगों की कमी क्या है कि कैडर नहीं लेते। मानवर कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण 2006 में हुआ है। उसके बाद हमारे देश में कैडर की व्यवस्था खत्म हो गई। आज बताइए कि मानवर साहब की स्पीच को मैंने सुना था। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। मानवर साहब कहते थे कि 1984 से पहले कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने एक भी ओबीसी के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। सॉरी, आम आदमी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने एक भी टिकट ओबीसी को नहीं दिया था। एससी का टिकट तो जब मिलता था जो रिजर्वेशन था, इसलिए अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो इनको भी टिकट नहीं दिया जाता। मंडल आयोग से पहले तक, जब 92 से पहले कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं था। मैं बता रहा हूं कि मंडल कमीशन की जो 14 सिफारिशें थीं, उनमें से सिर्फ 2 सिफारिशें लागू की गई हैं और बाकी की सिफारिशें आज भी लागू नहीं है। अगर मंडल कमीशन पूर्ण तरीके से लागू हो जाए तो हजारों बच्चे हमारे ओबीसी समाज के, लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चों की नौकरियों का भविष्य खुल जाएगा। लेकिन ये लोगों को ये पता नहीं। यही व्यवस्था मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की घटना देखिए आप, जब कांवड़ लेने जाते हैं लोग तो उन पे फूलों की वर्षा कराई जाती है। वही बच्चे, वही युवा अगर अपने हक के लिए अपनी नौकरियां मांगते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। तो ये लोग चाहते हैं, ये देश को देखो, इनका एक सोच है। राजा अगर चाहेगा, जनता जितनी गधा मूर्ख बनी रहेगी, राजा उतना ही अच्छा काम चलता रहेगा। तो इनकी सोच है कि हम प्रधानमंत्री जब तक बने रहेंगे जब तक जनता मूर्ख बनी रहेगी। आज ओबीसी समाज के लोग कहाँ हैं? ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं की है। लेकिन जनसंख्या इनकी कहीं हिस्सेदारी में नहीं है, नौकरी में ये कहीं नहीं है। कहीं इनके पास पैसे वालों की लिस्ट निकाली जाए पूरे देश की तो ये ज़्यादा परसेंट में पैसे वाले अमीर लोग भी नहीं है। अगर संपत्ति की बात करी जाए, अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी, ज़मीन से लेकर के अगर इनकी सर्वे किया जाए तो ज़्यादा प्रॉपर्टी भी इनके पास नहीं है। दूसरी बात, इनकी जनसंख्या है कहाँ? झूठे मुकदमों में लगा करके इनकी जनसंख्या 90% जेलों में भरी है। झूठे मुकदमों में जेल में इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगर कांवड़ लेने जाएं तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की जनसंख्या मिलेगी आपको। अगर कुंभ में नहाने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की जनसंख्या मिलेगी। इनकी जनसंख्या यहाँ ज़्यादा मिलती है। बाकी ना आईएएस ज़्यादा है, ना पीसीएस ज़्यादा है, ना डॉक्टर ज़्यादा है, ना जज ज़्यादा है, ना अधिकारी कोई ज़्यादा है, ना राजनीतिक हिस्सेदारी इनकी ज़्यादा है। ये तो बाबा साहब की एक हमारे ऊपर इतनी कृपा बनी हो गई कि संविधान में हमें सब कुछ देखे गए, इसलिए आज हम सब लोग जिंदा हैं। और नहीं, आज हम लोग आज भी मजबूर होते, वही मटके का पानी मिलता हमें, नाली का पानी, और वही सारी व्यवस्था हमें पहले से जैसी मिलती, और वही व्यवस्था ये दोबारा बनाना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब आपसे हमने जनगणना के बारे में बात करी। अभी डॉक्टर साहब थोड़ा हमारे जो बोध गया में जो ये आंदोलन चल रहा है, जो कि हमारे बोध गया जो महाबोधि विहार है उसमें अबौद्धों ने अपना कब्जा कर रखा है, तो पूरे ग्लोबल आंदोलन चल रहा है, तो आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ये कब्जा आज से नहीं है इनका, ये धीरे धीरे हमारे सभी बौद्ध विहारों पर कब्जा ही किया हुआ है इनका। अगर मैं इसकी बात करूं तो जगह जगह 84,00,000 इनके बौद्ध स्तूप थे, तो 84 बौद्ध स्तूपों की हालत देखिए आप। देखिए, ये हमारी जनता की भूल है। ये बौद्ध स्तूप तो बहुत पुरानी घटना है। जैसे गया का जो इन्होंने जो बौद्ध विहार है, वो तो बड़ा बहुत मेन ही मेन सेंटर है ना। बुद्ध जो गया है ना, भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो मेन सेंटर है। वो मेन सेंटर, उस पर इन्होंने कब्जा किया हुआ, सभी जगह पे कब्जा किया हुआ है। सभी जगह पे जितने बड़े बड़े प्राचीन मंदिर बनवा रखे हैं, सभी बुद्ध विहार हैं सभी। और मैं कह रहा हूँ कि ये बुद्ध विहार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के आधार पर हम लोगों को, सब लोगों को लड़कर इनको संवैधानिक अधिकार से हमें मिलना होगा। और मैं बता रहा हूँ, अगर ये लोग नहीं खाली करेंगे तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा।
ये खाली करना पड़ेगा। तो क्या इसी डर के कारण डॉक्टर साहब ये जनगणना नहीं कराना चाहते क्या? देखिए, जनगणना तो ये करानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करानी पड़ेगी। जनगणना इनको करानी पड़ेगी, क्योंकि जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मैं आपको एक दिल्ली का मुद्दा बताता हूँ। हर स्टेट में नगर निगम की सीटों में, हर स्टेट में नगर निगम की सीटों में रिजर्वेशन होता है। हाँ, रिजर्वेशन सब में। लेकिन दिल्ली में जो नगर निगम के चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। इस पे हम ओबीसी महासभा के नेतृत्व में आप सभी लोगों के सहयोग से हम सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। हम इस जो 2027 का चुनाव होगा हम उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन लेके रहेंगे। हमें चाहिए 27% रिजर्वेशन। ओबीसी का क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब, जब जनसंख्या आपकी 1931 में 52% थी तो 27% आरक्षण पे आप कैसे एग्री होते हैं ओबीसी समाज? हमें ये नहीं समझ में। हम एक बात बता दें, जो संविधान में वर्तमान में 27% रिजर्वेशन दिया गया, हम उसको पूरा तो कराएं, लेकिन हम तो चाह रहे हैं जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए। हमारी ओबीसी की जनसंख्या 50% तो जो 1931 की जनगणना हुई थी उसमें थी। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज 60% जनसंख्या हमारी ओबीसी की है, तो हमें हिस्सेदारी उसके आधार पर मिलना चाहिए। उसके तो छोड़िए, ये लोग हमें 27% भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो हम 27% के लिए दिल्ली में मांग कर रहे हैं कि जो ओबीसी महासभा के नेतृत्व में ओबीसी के नगर निगम की सीटों में भी हमें 27% रिजर्वेशन दिला करके चुनाव दिया जाए। जातिगत जनगणना के ऊपर बाद जो जनसंख्या इनकी निर्धारित की जाएगी 50%, 52%, 60%, उसके आधार पर हमें वो भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। साथियों, ये थे हमारे दिल्ली प्रदेश ओबीसी महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह बघेल। इनके विचार हमने अपने दर्शकों तक पहुँचाए और इनका जो ज्ञान, जो इनकी महानता साथियों वो है, वो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। और साथियों, अपना वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों को जय भीम।